Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड की फिफ्थ यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, जिसमें हमने समाकलन वेग समीकरण, अवकल वेग समीकरण ज्ञात करना सीखा था। इसके अलावा हम पहले पढ़ चुके हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए भी इसका अध्ययन आप कर चुके हो। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने की विधियां। आपके सिलेबस में ये चार विधि हैं: इंटीग्रेशन मेथड एंड ट्रायल मेथड, ग्राफिकल मेथड, फ्रैक्शनल चेंज मेथड, ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। आज के वीडियो में हम ये दो विधि शुरुआत की, इंटीग्रेशन मेथड एंड ट्रायल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, दोनों का अध्ययन करेंगे। एक क्वेश्चन रिपीटेड आता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, जिसमें आपसे इनमें चारों में से किसी एक को ज्ञात करवाता है या इसके बारे में पूछता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन एंड ट्रायल मेथड, इस विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड लिखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात करने का। जैसे नाम से ही पता है कि इसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ज्ञात आंकड़ों को दिए गए समाकलन वेग समीकरण, जो कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए आपको ज्ञात है, उनमें क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता व समय के मान रखकर वेग स्थिरांक के मान ज्ञात किए जाते हैं। अगर किसी अभिक्रिया के लिए किसी भी एक वेग स्थिरांक के मान स्थिर प्राप्त होते हैं तो अभिक्रिया उस कोटि की कहलाएगी जिस वेग स्थिरांक का समीकरण में हम मान रख रहे हैं। इसमें पढ़ते हैं, इस विधि में समय समय पर एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का विश्लेषण करके अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन करते हैं। प्राप्त मानों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं में के समाकलित वेग समीकरण, किसी भी एक समीकरण को ले लेंगे बारी बारी से। जैसे पहले जीरो ऑर्डर ले लिया, फिर फर्स्ट ऑर्डर ले लिया, फिर सेकंड ऑर्डर ले लिया। माना फर्स्ट ऑर्डर ले लिया, उसमें अभिक्रिया के जो हमने मान ज्ञात किए थे, टाइम और सांद्रता के, टी टाइम है, ए प्रारंभिक सांद्रता और एक्स उत्पाद की सांद्रता के मान प्रतिस्थापित करके देखते हैं। क्योंकि आपने जीरो प्रारंभ में लिया होगा, 30 सेकंड पे लिया होगा या 2 मिनट पे लिया होगा, तो वो मान वेग समीकरण में रखते जाते हैं और ये ज्ञात कर लेते हैं कि कौन से समीकरण या वेग नियंत्रण व्यंजक से के का संतोषजनक स्थिर मान प्राप्त होता है। के एक स्थिरांक है, अगर हम उसमें वेग समीकरण में मान रखेंगे, जैसे आपको देखा दें, जीरो ऑर्डर के लिए आपका x अपॉन टी है, K1 के लिए 1 अपॉन टी ln a अपॉन a माइनस एक्स। अगर ln को log में चेंज करेंगे तो क्या होगा, log जिसमें आधार 10 होगा, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 से। इसी तरह K2 के हैं, K2 का मान भी आपका जब अभिकारक समान हो और असमान हो, दोनों तरीके से मान रख सकते हो इसमें, जिसमें आपकी प्रारंभिक सांद्रता अलग अलग रह सकते हैं, या प्रारंभिक सांद्रता शुरू में एक, फिर a माइनस एक्स टी टाइम के साथ साथ चेंज होती जाएगी, मतलब बची हुई अभिकारक की सांद्रता, उसका मान। जीरो ऑर्डर के लिए अगर K1 के मान स्थिर प्राप्त नहीं होते तो K2 को यूज करते हैं, फिर K2 के लिए अगर के मान स्थिर नहीं प्राप्त हो तो K3 को यूज करते हैं। ये क्रिया
हिट एंड ट्रायल इसलिए कहा जाती है क्योंकि बारी बारी से एक वेग समीकरण लेके K0 या K1 या K2 या K3 में बारी बारी से आप उसके मान रखेंगे जो आपने प्रायोगिक रूप से ज्ञात किए हैं। टाइम का, प्रारंभिक सांद्रता A का, किसी समय t पर अभिकारक की सांद्रता A-x का। ये प्रयास और असफल या हिट एंड ट्रायल की विधि के नाम से जानी जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिट एंड ट्रायल मेथड लिखिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने का, तो आपको यही लिखना है, इंटीग्रेशन या ट्रायल मेथड को। यदि कोई भी व्यंजक या वेग नियतांक k का स्थिर मान नहीं देता तो समझना चाहिए कि अभिक्रिया जटिल है और दो या दो से अधिक अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। इस विधि को सरल अभिक्रियाओं के लिए ही उपयोग में लिया जा सकता है। ये इसकी लिमिटेशन है। अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो कि सिंपल अभिक्रियाएं हैं उस कोटि की है तो आप उसका मान ज्ञात कर सकते हो। अन्यथा इसमें जैसे भिन्नात्मक कोटि वाली अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। वाकर और हम्बल ने एक एक्सपेरिमेंट किया अमोनियम साइनेट और यूरिया में परिवर्तन के अध्ययन को 1895 में आंकड़े प्राप्त किए। वो आंकड़े थे, यहाँ t तो टाइम है आपका, ये ऊपर वाला टाइम है और इसके सापेक्ष ये उसकी अपरिवर्तित NH4CNO की मात्रा है। मतलब ये आपकी शुरुआत में t बराबर 0 पर ये आपकी क्या होगी बताइए, प्रारंभिक सांद्रता। इसे कैसे डिनोट करेंगे, A माइनस, है ना, क्योंकि t बराबर 0 पर जो अभिकारक की सांद्रता होगी वो होगी कहलाएगी A। ये 45 मिनट पर अभिकारक की सांद्रता 0.0740, ये 72 मिनट पर 0.0656, 157 मिनट पर 0.0512, 312 पर 0.0348, 600 पर 0.0228। ये NH4CNO की मात्रा है जो टाइम के सापेक्ष दी है। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम ज्ञात करेंगे कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी। इसके लिए क्या किया हमने, एक सारणी बना ली। T जो आपको दिया गया है यहाँ, है ना, उसको आपने शुरुआत में लिख लिया। T बराबर 45, 72, 157, 312 और 600। जीरो नहीं लिखा, आपको बता दें ये A को जीरो का मतलब किसी समय प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, तो वो हम A-x निकाल सकते हैं उससे, क्योंकि हमें A पता है 0.916, x क्या होगी, A-x दी हुई है, A-x दी हुई है, ये ध्यान रखना। A-x निकालने की जरूरत नहीं है, x निकालेंगे हमारे पास। 45 पे A-x दी हुई है, मतलब उस समय 45 मिनट पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है, 0.0740, और x निकाल सकते हैं क्योंकि हमें A दे रखा है और A-x की वैल्यू दे रखी है, तो ये निकाल सकते हैं हम x 0.0916 माइनस 0.740 निकालेंगे तो आप x आ जाएगी। x कितना आएगा आपका 0.0176, इसको में से ये माइनस करने पर। इस तरह से हम K1 और K2 में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। K1 में यूज किया तो क्या आया, K1 में आपने यूज किया 0.00574, T का मान आपने 45 लिखा, log A का आपको लिखना है 0.0916, A-x का लिखना है आपको 0.07540, log से कैलकुलेट करना है मान, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आया
0.00574। इसी तरह फिर आप K2 का मान कैलकुलेट करेंगे। K2 में भी आपको क्या करना है, आपको टाइम दिया हुआ है 45 मिनट के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ 45 मिनट आएगा। ए आपको दिया हुआ है, ए आपकी ये है 0.916, ठीक है। तो K2 का मान ज्ञात कर लेंगे, T बराबर 45 लिखेंगे, ए की जगह 0.0916 लिखेंगे, ए की जगह 0.916 और a माइनस एक्स की जगह आप लिखोगे 0.740। कैलकुलेट करने के बाद इसका मान आता है 0.0577। आप इसी तरह आप जिस तरह से 45 मिनट के लिए कैलकुलेट किया इसी तरह 72 के लिए करेंगे। 72 के लिए किया तो क्या है 0.0656 0.0260 वही वैल्यू आपने यहाँ देखो a माइनस एक्स आपको दिया हुआ है। अब इसके लिए आप एक्स निकाल सकते हैं। किसी समय 72 पर अभिकारक की सांद्रता अगर 0.0656 रह जाती है तो मैं ए निकाल सकता हूँ, एक्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि ए में से माइनस कर दूंगा। 0.0916 माइनस 0.0656 निकाला तो आपका एक्स आ जाएगा 0.0260। इस तरह से फिर यही मान आपके टी का मान 72, ये वैल्यू निकालने के लिए टी का मान 72 लोग ए का मान आपके 0.0916, ए माइनस एक्स आपका 0.656 निकालने पर K1 आ गया, प्राप्त हो गया 0.00462, जो कि स्लाइटली डिफर है, जितना होना चाहिए उससे अलग है। इसी तरह K2 का अगर आप देखोगे तो K2 का है 1/t a अपॉन a माइनस एक्स। K2 के मान रखोगे आप सेम तो कैलकुलेट करोगे तो t बराबर 72, a की जगह 0.0916, a माइनस एक्स की a की जगह वही रखना है, a की वैल्यू a माइनस एक्स की जगह लिखोगे आप 0.0740। कैलकुलेट करने के बाद में आपके ये मान प्राप्त होंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में हमने वेग स्थिरांक का मान ले लिया, हमने K1 K2 K3 इस तरह से टेबल में लिख सकते हो। जिसके लिए K1 के मान स्थिरांक स्थिर आते हैं या K2 के स्थिर आते हैं, आप देखो वो ऐसे ही हमने कैलकुलेट करी सेम, जैसे 45 की करी, 72 की करी, ऐसे 157 की करी, 312 की करी, 600 की करी। तो आप देखोगे कि K1 के मान इसके तो स्टेबल नहीं आ रहे, इसके तो देखो कितने वेरिएशन आ रहा है 0.0574, 0.0462, 0.00370, 0.00308, 0.00203, तो डिफर कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड में हमने जब K1 या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक में मान कैलकुलेट किए तो उसका मान स्थिर प्राप्त नहीं हुआ, जबकि K2 में प्राप्त किए गए मानों को देखें तो वो 0.5 77624857 ये स्थिर प्राप्त हो रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो अब जिस अभिक्रिया के आंकड़े दिए गए हैं ए और ए माइनस एक्स और टाइम के, ये आपके द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो इस तरह से हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करके हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट विधि नेक्स्ट वाले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।